वेलकम टू फार्मानेट। आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है नैल्ब्यूफिन। इससे पहले मैंने जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक और एनसेड्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं और ये हमारी ओपियाइड एनाल्जेसिक्स की सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हम इस नैल्ब्यूफिन के बारे में क्या क्या कुछ जानते हैं या क्या क्या कुछ हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। ये मेरा नाम और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें। ड्रग का जेनेरिक नेम नैल्ब्यूफिन, ये ड्रग का केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला C21 H27 NO4, मॉलिक्यूलर वेट 357.4 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी ओपियाइड एनाल्जेसिक। नैल्ब्यूफिन जो है वो एक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एनाल्जेसिक है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो कास्केड ऑफ रिएक्शंस को शुरू करवा दे, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है वो केमिकल सब्सटेंस जो कास्केड ऑफ रिएक्शन को स्टॉप कर दे। और ये फेनेंथ्रीन सीरीज के अंदर ये एक सिंथेटिक ओपियाइड है, ओपियाइड एनाल्जेसिक है। तो नैल्ब्यूफिन जो है वो इक्वली पोटेंट है अपनी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के अंदर भी और अपनी एगोनिस्ट एक्टिविटी के अंदर भी। लेकिन जो इसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है वो इक्वल या डोर, अगर उसकी एनाल्जेसिक डोज जो उसकी स्टैंडर्ड एनाल्जेसिक डोज है अगर उससे वो कम पे होगी तो ये अपनी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन अगर ज्यादा होगी तो ये अपनी एगोनिस्ट एक्टिविटी ही शो करेगा। और इसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट म्यू रिसेप्टर ओपियाइड एनाल्जेसिक के साथ, जैसे मॉर्फिन हो गई या हेरोइन हो गई या ऑक्सामोरफोन हो गया या फेनिटाइल हो गई, तो नैल्ब्यूफिन जो है वो पार्शियली रिवर्स कर देता है या ब्लॉक कर देता है ओपियाइड इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो ओपियाइड इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है उसको ये रिवर्स कर देता है या ये उसको ब्लॉक कर देता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं और उसके साथ हम उसकी वजह से उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, तो अगर उसके साथ हम नैल्ब्यूफिन भी देंगे तो ये उसको पार्शियली रिवर्स कर देगा या ब्लॉक कर देगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कि जो मॉर्फिन होते हैं, ये जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, उनके एंटीडोट क्या होता है, उस एंटीडोट का नाम क्या, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके तो बताएं। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है कापा रिसेप्टर्स के ऊपर। बेसिकली 3 रिसेप्टर्स होते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स, एक होता है कापा, एक होता है म्यू और एक होता है डेल्टा। ये जो कापा रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर ये एज एन एगोनिस्ट एक्ट करता है, और जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं उसमें एगोनिस्ट और पार्शियल एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। और जो ये नैल्ब्यूफिन है वो ओपियाइड एनाल्जेसिक, सिर्फ वाहिद ओपियाइड एनाल्जेसिक है जो कि कंट्रोल सब्सटेंस की लिस्ट के अंदर नहीं आता यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये कंट्रोल ड्रग की लिस्ट के अंदर आता है। ये शेड्यूल बी की ड्रग है जिसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रेंथ और डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो 10 mg पर ml और 20 mg पर ml की डोज और स्ट्रेंथ के अंदर ये अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, नैल्ब्यूफिन जो है वो एक ओपियाइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये कॉम्पिटिटिव ओपियाइड एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल ओपियाइड एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। नैल्ब्यूफिन जो है वो कापा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पेन को कॉज करते हैं, जैसे सब्सटेंस पी होता है। और साथ ही साथ ये पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी इफेक्ट जो इंटर न्यूरॉन्स और आउटपुट न्यूरॉन्स के ऊपर होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूसेप्टिव इंफॉर्मेशन के, यानी कि जो पेन की सेंसेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके। और ये जो म्यूस रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। और म्यूस जब नैल्ब्यूफिन है वो एंटागोनाइज कर देता है म्यू रिसेप्टर्स को, देयर बाय पोटेंशियली प्रोड्यूसिंग लेस इंटेंस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो क्योंकि ये म्यू रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है, इस वजह से ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसकी वजह से होता है ओपियाइड्स की वजह से, उसको भी ये कम कर देता है। ये इसकी फार्माकोलॉजी थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही जो मैंने पहले डिस्कस किया कि ये नार्कोटिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑफ कापा ओपियाइड रिसेप्टर्स और पार्शियल एंटागोनिस्ट म्यू रिसेप्टर का है और इनहिबिट कर देता है ascending pain pathways, thus altering the response to pain and produce analgesia
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सेडेशन। अगर हम इसके ऑनसेट की बात की करें तो अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर देंगे तो 15 मिनट्स में इसका ऑनसेट होगा, और अगर हम इंट्रावीनस देंगे तो उसको 2 से 3 मिनट में ऑनसेट होगा, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स होगी, और इसका पीक प्लाज्मा टाइम इंट्रामस्कुलर में 30 मिनट्स होगा और आईवी के अंदर 1 to 3 मिनट्स होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोटीन बॉन्डिंग के ऊपर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डाटा अवेलेबल नहीं है। लिवर के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और एक्सक्रीशन इसकी यूरिन और फीसिस के थ्रू होती है, ज्यादातर यूरिन के थ्रू होती है। और हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस के ऊपर भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 5 आवर्स है। इसकी इंडिकेशन के अंदर पेन, एनेस्थीसिया का सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है, और ओपियाइड इंड्यूस पिट्रोसिस, ये जो खारिश होती है ना ओपियाइड्स, अगर किसी पेशेंट को ओपियाइड दिए जाते हैं तो उसकी वजह से जो खारिश होती है उसके अंदर उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज होता है। और जो पेन होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से या सस्पेक्टेड तौर पर कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पेन है तो उसके केस में भी नेल्ब्यूफिन को दिया जाता है। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ टर्शियरी हॉस्पिटल्स के अंदर ये यूज होता है, और ये हाई अलर्ट मेडिकेशन है, क्योंकि जितने भी ओपियाइड्स होते हैं सब के सब हाई अलर्ट मेडिकेशन है। ये शेड्यूल बी, ई और जी के अंदर आता है। ये शेड्यूल बी के अंदर आने से मुराद ये है कि ये नारकोटिक आइटम है, इसलिए इसका रजिस्टर मेंटेन होगा। शेड्यूल ई का मतलब है कि ये पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकता है, पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकता है अगर ये ज्यादा अमाउंट में दे दिया जाए। और शेड्यूल जी का मतलब ये है कि ये सिर्फ फार्मेसी पे सेल्स हो सकता है, फार्मेसी के अलावा कहीं पे भी सेल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सब किसी भी क्लिनिकल प्रोफेशनल के लिए या क्लिनिकल हेल्थ वर्कर के लिए या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन के लिए। तो जो नॉन ओपियाइड टॉलरेंट पेशेंट्स होते हैं उनकी केस में 10 to 20 mg पर 70 kg इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस ओपियाइड एनाल्जेसिक दिया जा सकता है, और ये हर 3 से 6 घंटे के बाद इसको दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको दिन में 4 बार तक भी दे सकते हैं, इवन 8 बार भी आप इसको दिन में दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ऑब्जर्व किया गया है, ये जो डॉक्टर्स के अंदर देखा गया वो ये है कि इसको मोस्ट ऑफ द टाइम वंस अ डे दिया जाता है। और इसकी जो अगर कोई पेशेंट है वो ओपियोइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर इंस्टेंस वो मॉर्फिन ले रहा है या वो ट्रामाडोल ले रहा है जो अदर ओपियोइड्स हैं, तो जो इसकी डोज होगी वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल डोज होगी, और ये देखा जाएगा कि इसकी वजह से इसको कोई विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं है। और एक दिन के अंदर जो इसकी मैक्सिमम डोज है वो 160 mg पर डे है। 160 mg पर डे से ज्यादा नहीं दी जा सकती, और एक टाइम के ऊपर जो इसको है वो 20 mg से ज्यादा डोज नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं पेन इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर पेन हो रही है तो इसको इंट्रावीनस दिया जाएगा 10 to 20 mg स्लो इंट्रावीनस होगी, और इसकी डोज को रिपीट भी किया जा सकता है। 20 mg की डोज को रिपीट भी किया जा सकता है 30 मिनट के अंदर अगर जरूरत महसूस हो, यानी कि जैसे रिक्वायर्ड पर नीड है या पर नीड। अच्छा, एनेस्थीसिया सप्लीमेंट की अगर बात की जाए तो 0.3 to 3 mg पर kg इंट्रावीनस ओवर 10 to 15 मिनट। यानी कि अगर हम फर्स्ट डोज इसकी बात करें तो हम इसको जब पहली बार इसको देंगे एनेस्थीसिया के सप्लीमेंट के अंदर तो उसको 0.3 to 3 mg पर kg इंट्रावीनस देंगे, और इसको हम 10 मिनट से 15 मिनट तक दे सकते हैं। यानी कि 10 मिनट से 15 मिनट के टाइम पीरियड के ऊपर हमें इसको देना होगा इंट्रावीनस। और अगर सेकंड डोज की बात करेंगे तो अगर जैसे कोई ऑपरेशन है वो लॉन्ग प्रोसीजर है तो उस केस के अंदर हम इसको 0.25 mg to 0.5 mg पर kg के हिसाब से देंगे डिपेंडिंग अपॉन द डोज। अगर हम इसकी पेडियाट्रिक पेशेंट की बात करें तो पेडियाट्रिक पेशेंट में इसकी सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट अगर कोई बच्चा है और उसकी एज 1 ईयर से ज्यादा है, ये जो जिसके अंदर सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश नहीं है, ये उन लोगों के अंदर है जिनकी एज 1 ईयर है या 1 ईयर से कम है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की एज 1 ईयर से ज्यादा है तो 0.1 to 0.2 mg पर kg इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है एवरी 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। और इसकी जो इंडिविजुअल डोज है वो 20 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक डे में 160 mg से ज्यादा इसको नहीं देना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डोजिंग में मॉडिफिकेशन भी होती है। जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं उसके अंदर डोज रिडक्शन नेसेसरी होती है, वो फिर GFR के जो या क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो होती है उसको देख के तो फिर वो फार्मूलास
होते हैं रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स के, तो उसको यूज करके दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको किसी और सब्सटेंस के अंदर मिक्स करके दे रहे हैं या किसी और सब्सटेंस के साथ देख रहे हैं, तो आपने ये बात को नोट करना है कि जो इसकी जो पीएच मेंटेनेंस है, जो इसकी पीएच होनी चाहिए वो 3.5 टू 3.7 होनी चाहिए, यानी कि एक एसिडिक पीएच होनी चाहिए। और अगर इसको आप डाइल्यूट किए बगैर भी दे सकते हैं। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इसकी जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 10 mg की, तो 10 इसको अगर आप उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं तो आपको 10 mg की जो ड्रग है उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कम से कम 3 से 5 मिनट के टाइम पीरियड में देना है। इससे ज्यादा जल्दी आप नहीं दे सकते अगर आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटीज की बात की जाए तो 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है, 5% डेक्सट्रोज के साथ और इंगर लैक्टेट के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो जो आईवी इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें डायज़ेपाम, कीटोरोलैक भी एक पेन किलर है, और फिनोबार्बिटोल। अगर वाइट साइड कंपैटिबिलिटीज की बात करें उसमें एम्फोटेरिसिन बी है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है, और पेपरासिलीन टैजोबैक्टम है, जैसे कि टेंसो के अंदर होता है पेपरासिलीन टैजोबैक्टम। और ये मेथोट्रेक्सेट जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, सेफिपाइन जो कि एक फेलोसफोरिन है, और ये एंटीबायोटिक है। तो ये जो ड्रग्स है इनकी वाइसाइड जो है वो वाइसाइड इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, लेकिन अगर इसको हम प्रिपेयर करते हैं तो ये 48 आवर्स तक यूज हो सकता है। अगर इसको 1:1 की रेशो में डिल्यूट किया जाए या 1:1 की रेशो में इसको डिल्यूट किया जाए। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के केस में, डायरिया एसोसिएटेड विद टॉक्सिन्स, जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की केस में, या अक्यूट या सीवियर ब्रोंकल अस्थमा, ब्रैकिकार्डिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के केस में। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो सीवियर हाइपोटेंशन या जो ये ऑस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है उस केस के अंदर ये प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए। और अदर जो इसके अलावा जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं उनको भी ध्यान से यूज करना चाहिए। सीवियर अस्थमा और ब्रीथिंग प्रॉब्लम कोज कर देता है, स्टमक और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देता है। ओपियोइड्स जो से हैं वो स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स जैसे स्लीप एपीनिया होता है उसको भी कोज कर सकता है। और पेशेंट को, जब आप किसी पेशेंट को फॉर इंस्टेंस किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो आप उसे नैल्ब्यूफिन का इंजेक्शन खाते हैं, तो उस कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके बाद ना ड्राइव करे और ना ही किसी मशीन के साथ या किसी डेंजरस मशीन को ऑपरेट करें। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी जो LD50 है, मुझे इसकी लोअर टॉक्सिक डोज तो नहीं मिली किसी भी लिटरेचर के अंदर, लोअर टॉक्सिक पब्लिश डोज नहीं मुझे मिली, लेकिन LD50 मिली है, इसलिए मैंने इस बार LD50 लिखा। तो इसकी जो LD50 है वो 1100 mg/kg इन डॉग्स है, और उसकी टॉक्सिसिटी साइंस में स्लीपीनेस है, माइल्ड डिसोफोरिया है, शैलो ब्रीथिंग है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल है, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, और नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड इसका एंटीडोट है। प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, और सीवियर फीटल ब्रैकिकार्डिया रिपोर्ट किया गया है जब इसको लेबर के दौरान दिया गया, और इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए नैलोक्सोन दिया गया। और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज नियोनेटल ओपियाइड विड्रॉल सिम्टम्स। अब आप मुझे बताएं कि नियोनेटल ओपियाइड विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं। और लिक्टेशन के अंदर इसको क्वेश्चन एडवाइस किया जाता है कि मदर्स को अवॉइड ही करना चाहिए, और रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देके तो फिर नैल्ब्यूफिन यूज करना चाहिए। अगर हम ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें जाए तो 396 इसके ड्रग इंटरेक्शंस है, और 118 मेजर ड्रग इंटरेक्शंस है, 277 मॉडरेट ड्रग इंटरेक्शंस है, और एक माइनर ड्रग इंटरेक्शंस है। उसकी ड्रग इंटरेक्शन के अंदर अल्प्राजोलाम, ये ब्यूटा, विट्रॉल और कैनाबस आते हैं। इसमें यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि जो ये नैल्ब्यूफिन है और डायमिन हाइड्रेट है, इसको नॉर्मली ये देखने में आया गया कि इनको इकट्ठा दिया जाता है। मैंने डिफरेंट डॉक्टर से इसके ऊपर डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे इसकी 2 से 3 वजह बताई।
उन्होंने कुछ ने कहा कि जब एनेस्थीसिया देते हैं तो कुछ केसेस के अंदर हमें एनेस्थीसिया के इफेक्ट को लंबा करना होता है, तो उस केस के अंदर भी हम डायमिन हाइड्रेट को यूज करते हैं। और कुछ डॉक्टर ने कहा कि जब हम ये देते हैं ओपियाइड्स कोई भी देते हैं तो पेशेंट को जो ओपियाइड इंड्यूस पिट्रोसिस है या ईचिंग है या खारिश है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम डायमिन हाइड्रेट देते हैं, क्योंकि डायमिन हाइड्रेट H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है और जिसकी वजह से ये नॉर्मली दिया जाता है डायमिन हाइड्रेट और नेलब्यूफिन। यानी कि अगर हम बात करें तो नेलबिन का इंजेक्शन और सार्टिवोम का इंजेक्शन अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा हुआ आता है अगर आप किसी भी टर्शरी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे नेलब्यूफिन को यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, ये कॉमन इसका इंट्रैक्शन है जो आता है और इसका जिसकी वजह से सेडेशन का जो प्रोसेस है वो काफी बड़ा हो जाता है, काफी टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो सेडेशन जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इसका इंट्रैक्शन होता है डायमिन हाइड्रेट के साथ और इसका नेलब्यूफिन का, तो वो भी उसको भी मैंने डिस्कस किया कि नॉर्मली डॉक्टर इसको भी लिखते हैं लेकिन इसका इंट्रैक्शन है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सेडेशन जो कि 60% ऑफ द टाइम होता है, उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, ब्रैकिकार्डिया, पल्मोनरी एडिमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन। और ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो नेलब्यूफिन, किन्स, नेलबी, नेल्डोल भी इसका एक ब्रांड नेम है। ये इसके ब्रांड नेम्स थे और रेफरेंसेस ये मैंने जो जितना भी डाटा कलेक्ट किया ये मेडस्केप, FDA, पबकेम, ड्रग बैंक और drugs.com और फार्मा गाइड के पेज नंबर 994 और 24th एडिशन से लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियोस रिकमेंड करें। शुक्रिया।